Dear students, Assalamu alaikum. मेरा नाम मोहम्मद सरमद है and you're watching my YouTube channel. So in continuation of our previous lecture on introduction of research, today I'm going to talk on literature review. In this lecture, we will focus on the following sections. First of all, I will introduce you that what literature review is all about, what is the purpose of literature review, what are the different strategies of the literature review, then how to organize your literature review, what are the different techniques to write, and then the critical evaluation and how to identify gaps in your literature review, followed by the conclusion. So this video will be focused on these 7 points. I urge you all to watch the entire lecture so that you can get maximum benefit out of it. So let's begin. First of all, what is a literature review? Literature review होता क्या है? देखें, एक चीज को लिखने से पहले हमें जानने की जरूरत है कि उसकी अहमियत क्या है और वो है क्या। आपका जो थीसिस है या आपका प्रपोजल है या आपकी डिसर्टेशन है किसी भी लेवल की, या आपका कोई प्रोजेक्ट है, उसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन का चैप्टर या इंट्रोडक्शन का सेक्शन लिखते हो और उसके बाद लिटरेचर रिव्यू का। ये एक सीक्वेंस है, एक स्टैंडर्ड है जिसे हम फॉलो करते हैं और ग्लोबली इस स्टेप को हम इसी सीक्वेंस को और स्टेप बाय स्टेप हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं रिसर्च में। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि सीक्वेंस जो है उसमें पहले इंट्रोडक्शन है, फिर लिटरेचर रिव्यू है, फिर मेथडोलॉजी है, देन यू हैव डिस्कशन या एनालिसिस या डाटा कलेक्शन, जो भी आप उसको नाम देना चाहो, रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स, देन कंक्लूजन है। लेकिन सबसे पहले जब आपको टॉपिक दिया जाता है, टॉपिक बताया जाता है और जो काम आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है एज स्कॉलर, एज रिसर्चर, एज स्टूडेंट, तो वो होता है कि दैट यू स्टार्ट विद योर लिटरेचर रिव्यू। लिख के जो काम आपने जमा कराना है, जो काम आपने अपने सुपरवाइजर्स को, अपने जो भी आपके सीनियर्स हैं या जो भी आपके मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको जो चीज़ आपने पेश करनी है, दिखानी है, वो तो सीक्वेंस में इंट्रोडक्शन ही है। लेकिन आपने उस इंट्रोडक्शन को तैयार कैसे करना है? बच्चे कहते हैं जी इंट्रोडक्शन में हमें आपने बता दिया कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैसे बनाने हैं, रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कैसे बनानी है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे चलेंगी? आप बात करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम में आपने गैप को लिखना है, रिसर्च गैप के बारे में आप बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने गैप के बारे में बात की। तो सर गैप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो टॉपिक है उसमें गैप क्या है? तो उसके लिए बेटे आपको सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा। लिटरेचर रिव्यू करने से मुराद ये है कि आपने प्रॉपर चैप्टर नहीं लिखना पूरा, कि लिटरेचर रिव्यू में पूरा चैप्टर आप लिख दो। आपने लिटरेचर को पढ़ना है। अभी हम पढ़ते हैं कि लिटरेचर रिव्यू है क्या। लिटरेचर रिव्यू इज अ सिस्टमैटिक ओवरव्यू ऑफ स्कॉलरली वर्क्स रेलिवेंट टू योर रिसर्च टॉपिक। ये क्या है? अ सिस्टमैटिक ओवरव्यू। ठीक है, आपका टॉपिक जो है, आपका एरिया जो है रिसर्च का, उस पे जितना भी काम हो चुका है अब तक, आपकी रिसर्च से पहले तक जितना भी काम हो चुका है, उसका एक ओवरव्यू, एक जायजा लेना है आपने, ताकि आप ये जान पाओ कि आप जो बात करने जा रहे हो, ये बात कहीं पहले किसी ने की तो नहीं है। आपकी रिसर्च क्यों यूनिक है, आपकी रिसर्च करने की जस्टिफिकेशन क्या है, आपकी रिसर्च का मकसद क्या है, इसके लिए आपको क्या है, यू हैव टू गिव अ सिस्टमैटिक ओवरव्यू। एक जायजा लेना है आपने, किनका? आपके टॉपिक पे, आपके एरिया पे जो लोग पहले काम कर चुके हैं उनके कामों का। इसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। रिव्यू से मुराद है जायजा लेना। आपने ओवरव्यू देना है, एक समरी आप कह लो कि अपने पास आपको एक तैयार मिल जाती है कि भाई पहले क्या क्या काम हो चुका है। और यहाँ पर लिटरेचर से मुराद पोएम, फिक्शन, प्रोज, ये चीजें नहीं है। लिटरेचर से मुराद ऑल द टेक्स्ट विच हैज विच ऑल द टाइप्स ऑफ टेक्स्ट
which have been written so far on your research area or your research topic. करते कैसे हम आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको मैं इसके बारे में बात करता हूँ। एक तो लिटरेचर रिव्यू ये कर रहा है, फिर लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि इट आइडेंटिफाइज की थ्योरीज, जो आपका एरिया है, जो आपकी फील्ड है रिसर्च की, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, कौन कौन सी फिलॉसफीज हैं जिसका इस्तेमाल किया गया है। ये कैसे पता चलेगा? बाकी लोगों के काम को पढ़ के पता चलेगा आपको। उसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, की टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, जब आप किसी के काम को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसने कौन से कॉन्सेप्ट का जिक्र किया है, तो ये भी हमें लिटरेचर रिव्यू से पता चलता है। फिर फाइंडिंग्स, कि उनकी फाइंडिंग्स क्या है। जाहिर सी बात है, कोई रिसर्च होगी तो कोई प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, या उस इशू को एड्रेस किया गया होगा, तो आपको फाइंडिंग्स के बारे में पता चलती हैं। स्पेसिफिकली आपने अपनी फील्ड के बारे में सर्च करना होता है। इसके अलावा क्या करते हैं कि ये इट स्टैब्लिशेस द रिसर्च गैप। ये आ गई इंपॉर्टेंट बात। जब आप लोगों के कामों को पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि इस काम में गैप क्या है, इस काम में कमी क्या है, इस काम में डेफिशिएंसी क्या है। हो सकता है जो रिसर्चर है उसने क्वांटिटेटिवली किसी डाटा को एनालाइज किया हो, उसने क्वालिटेटिवली ना किया हो सकता है आपको लगता है कि अगर मैं इसी डाटा को, इसी काम को क्वालिटेटिवली करूंगा तो रिजल्ट कुछ और आएगा, तो ये आपका रिसर्च गैप है। फिर सम टाइम लिमिटेशंस होती हैं रिसर्चर की। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, उसके काम में हमेशा लिमिटेशंस रह जाती है। टाइम की लिमिटेशन होती है, मेथड की लिमिटेशन हो सकती है, कोई और रिसोर्सेज की लिमिटेशन हो सकती है। तो हो सकता है कि उसकी जो लिमिटेशन है, उसके पास अगर रिसोर्सेज की कमी है, आपके पास नहीं है। उसके पास अगर टाइम 6 माह था, आपके पास 2 साल का टाइम है, या उसके पास 2 साल का टाइम था, आपके पास 3 महीने का टाइम है। तो उसने एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की थी 10 साल के बाद, 5 साल 10 साल के दौरानिये में, आप उसको 1 साल पे कर सकते हो। तो रिसर्च गैप असल में ये जस्टिफिकेशन है कि आपका जो काम है, आपकी जो स्टडी है, आप उसको जस्टिफाई करते हो कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये रिसर्च गैप है। प्रीवियसली स्टडी में, प्रीवियस लिटरेचर में, लिटरेचर से मुराद जो टेक्स्ट लिखा गया है, जो चीज पब्लिश हो चुकी है आपके काम से रिलेटेड, जो रिसर्च अब तक हो चुकी है, तो जब आपने उसका रिव्यू किया तो आपने इस नतीजे पर पहुंचे कि इनमें ये गैप है, तो मैं आई एम गोइंग टू फिल दैट वेकेंट स्पेस और दैट गैप। दैट इज व्हाई आई एम कंडक्टिंग दिस रिसर्च। इसके अलावा कि लिटरेचर रिव्यू एक्ट्स एज अ फाउंडेशन फॉर योर रिसर्च, तो एक बुनियाद बन जाती है। जैसे इमारत होती है वो सतून पे खड़ी होती है, तो लिटरेचर रिव्यू आपकी स्टडी का एक सतून है, और लिटरेचर रिव्यू करके ही आप अपने ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करते हो। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू करोगे, गैप आइडेंटिफाई करोगे, गैप आइडेंटिफाई करके आप ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाओगे अपनी रिसर्च में, तो आपके पास रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस को बनाओगे। और मैंने आपको कहा था कि आपके ऑब्जेक्टिव, आपके क्वेश्चंस आपकी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड होने चाहिए। और रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? वो बताती है कि गैप क्या है स्टडी के अंदर, आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम। और वो उसके जो 3 स्टेप्स हमने बात की थी कि व्हाट इज ऑलरेडी नोन। व्हाट इज ऑलरेडी नोन कैसे पता चलेगा? जब आप लोगों की रिसर्च को पढ़ोगे, जब आप लोगों के लिटरेचर को रिव्यू करोगे। ठीक है, व्हाट इज नोन आपने बता दिया, फिर व्हाट इज नॉट नोन, वो है रिसर्च गैप, एंड फिर आपने साथ जस्टिफिकेशन भी देनी होती है कि व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, क्या ये ऐसा मसला है जिसको हल करने की जरूरत है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यू नीड टू जस्टिफाई इन योर रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। लेकिन सबसे पहले काम क्या है कि आपने लोगों के काम को, आपको टॉपिक पता चल गया, आपने इस टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया कि आपने इस टॉपिक पे काम करना है। अब आपने अपने टॉपिक को सर्च किया। कैसे सर्च करते हैं हम आगे चल के देखते हैं। पर्पस ऑफ अ लिटरेचर रिव्यू, ये वही बात है जो मैंने पहले भी की है, इसको थोड़ा सा जो है डिफरेंटली यहाँ पे मैंने लिखा है। सबसे पहले बेटे, टू कंटेक्सचुअलाइज योर रिसर्च विद इन एग्जिस्टिंग वर्क। टू कंटेक्सचुअलाइज योर रिसर्च, इसका क्या मतलब होता है? आपने अपनी रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट जो है वो लिटरेचर रिव्यू आपको बता देता है कि आपकी रिसर्च का फ्रेमवर्क क्या है, आपकी रिसर्च की बाउंड्री क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए मैं थोड़ा सा रुक के आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक वर्ड है सेल, CELL सेल। सेल को बायोलॉजी में या मेडिकल में
सेल से मुराद क्या है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, सिंगल सेल से बनते हैं, मल्टी सेलुलर सेल्स performing, they combine together different cells. When they have a similar function, they become tissues, or tissues, they perform a similar function, तो they combine to form organ. organ से organ system बनता है, जैसे organ system से मिलके एक individual बनता है। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल, बायो की टर्म। अब यही वर्ड CELL सेल विद द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, सेम प्रोनाउंसिएशन, इसी सेल को जब मैं केमिस्ट्री फिजिक्स में या साइंसेज में, दूसरी साइंसेज में, अप्लाइड साइंसेज में लेके जाता हूँ, तो इसका मतलब होता है बैटरी, विच कैन स्टोर चार्जेस, जैसे हम घड़ी में डालते हैं सेल, ठीक है, या हम रिमोट में डालते हैं सेल, मुख्तलिफ चीजों में सेल का इस्तेमाल होता है, तो बैटरी के सेंस में आता है। यही वर्ड है सेल, वहां पे कुछ और कॉन्टेक्स्ट था, यहाँ पर कुछ और कॉन्टेक्स्ट है। तो टर्मिनोलॉजी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट। इसी सेल को अगर मैं जस्टिस की या लॉ की जुबान में अगर लेके जाऊं तो यही स्पेलिंग होंगे CELL सेल, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से इसका माना जो है वो भी तब्दील हो जाएगा। तो सेल बन जाएगा प्रिजन, जेल, जहां पे कैदियों को रखा जाता है, प्रिजनर्स को रखा जाता है। तो आप देख रहे हो कि एक ही वर्ड है लेकिन कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है। तो लिटरेचर रिव्यू जब आप कर रहे होते हो अपने टॉपिक से रिलेटेड, और अपने वेरिएबल्स को सर्च करोगे, अपने टॉपिक को सर्च करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट क्या है। सेकंड है टू डिमॉन्स्ट्रेट योर नॉलेज ऑफ द फील्ड। जब आप लोगों के कामों को पढ़ते हो तो आपको उस फील्ड का नॉलेज आता है और आपको पता चलता है कि अच्छा, मेरी फील्ड पे एक इंसान स्पेशलिस्ट तब बन सकता है बेटे, जब वो उस फील्ड का स्पेशलिस्ट तब कहलाएगा जब वो मैक्सिमम नॉलेज उस फील्ड का रखता होगा। एक आंखों का डॉक्टर है तो आई स्पेशलिस्ट कहलाएगा या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलवाएगा। लंग्स का डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, तो उसको पल्मोनोलॉजिस्ट कहेंगे। वो अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट होगा, उसको पता होगा सारे मैकेनिज्म का। वो किसी भी तरह की जो बीमारी है, आप कह लो कि उस वक्त उस खित्ते में जिस तरह के भी अमराज आते हैं वो उनको डायग्नोज करता है, उनको ट्रीट करता है, वो उन पर बात कर सकते हैं, क्योंकि वो उस पर बात करने की अथॉरिटी रखता है। आपको आपकी रिसर्च अपने एरिया पे जब आप रिसर्च करते हो और एक लंबा दौरानिया आप उस पर सर्फ करते हो, लगाते हो, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू बिकम अ स्कॉलर, यू आर एक्सपेक्टेड टू बिकम अ स्पेशलिस्ट ऑफ दैट डिसिप्लिन। और स्पेशलिस्ट कैसे बन सकते हो आप? स्पेशलाइज कैसे करते हो? स्पेशलाइज तब करते हो जब आप खास तौर पर सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज के मास्टर बन जाते हो। आपका एक स्पेसिफिक गोल है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है जो आपने अचीव करना है, वो आपका एरिया है रिसर्च, आप उस पर स्पेशलिस्ट बन जाते हो। और वो कभी भी मुमकिन नहीं होता जब तक इंसान दूसरे के कामों का ना पढ़े। एक अच्छा लिखारी, एक अच्छा अफसाना निगार अच्छा अफसाना नहीं लिख सकता अगर वो पढ़ेगा नहीं लोगों को। वो कहते हैं गुड रीडर्स become good writers. So if you want to write better, you must read a lot. Keep reading. And the day will come when you are going to be a very good, or you can say that you will be a wonderful writer yourself just through reading. तो दूसरा इसका जो फंक्शन इंपॉर्टेंट है कि लिटरेचर रिव्यू क्या करता है? इट डिमॉन्स्ट्रेट योर नॉलेज ऑफ द फील्ड। तीसरे नंबर पे जो हमने पहले ही बात की कि जब आप लोगों के काम को पढ़ते हो तो आपको वीकनेसेस नजर आती हैं, कुछ डेफिशिएंसीज नजर आती हैं, कुछ लिमिटेशंस नजर आती हैं। तो वहां से आप क्या कर लेते हो? आइडेंटिफाई कर लेते हो किस चीज को? गैप्स को। और इसके साथ साथ आप ये भी देखते हो कि अगर एक इंसान ने काम स्टार्ट किया है रिसर्च करना, लेकिन हो सकता है कि कुछ इश्यूज ऐसे हों जो रिजॉल्व नहीं कर सका हो, और आप कहते हो कि मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और आप कोशिश करते हो सकता है आप भी फेल हो जाओ। Even then your research will be a proper research because you have tried to resolve the issue. हमारे सामने बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि एक इंसान है, वो 30-30, 40-40 साल, 50-50 साल अपनी जिंदगी के लगा देता है किसी चीज पे रिसर्च करते हुए। उसके स्टूडेंट्स होते हैं या औलाद होती है या उसके जो भी आगे आप कह लो कि जानशीन होते हैं एकेडेमिया में, रिसर्च में, वो उसके टॉपिक को लेके चलते हैं और कहते हैं जी उसने इस पे बड़े साल लगा दिए, वो नहीं काम कर सका क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज कम थे। आज हमारे वक्त में रिसोर्सेज हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है,
तो हम उसी के टॉपिक को काम करते हैं और हम कुछ अचीव कर लेंगे और इस इश्यू को रिजॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट रिसर्च इज ऑल अबाउट। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी रुकने वाला नहीं, ये चलता रहता है। आप होगे तब भी चलेगा, आप नहीं होगे तब भी चलेगा, आप नहीं थे तब भी चल रहा था। तो ये चीज चलती रहेगी, क्योंकि ये एक मुस्तकिल चीज है जो होती चली जा रही है। आखिरी जो इसका पर्पज है वो है कि टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिसर्च। ये असल में वही जस्टिफिकेशन है कि आपको मैंने बताया था ना, रिसर्च प्रॉब्लम लिखनी है लिटरेचर रिव्यू को सामने रख के। रिसर्च प्रॉब्लम में आपने क्या बताया, व्हाट इज नॉन, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम। वो व्हाई से ही असल में आपको पता चलता है कि आपकी रिसर्च की सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि कोई आपकी रिसर्च को पढ़े, क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपकी ग्रेडिंग अच्छी करे, क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपकी बात को कोट करे, रेफर करे। तो कोई तो दम होना चाहिए ना आपके काम में, कोई नई बात आप क्या लेके आ रहे हो। अगर आप भी वही सारी बातें कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, तो फिर आपका काम दूसरों के कामों से मुनफरिद कैसे है, मुख्तलिफ कैसे है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपको लिटरेचर रिव्यू बताता है। अभी तक मैं आपको बताता जाऊं कि हमने लिटरेचर रिव्यू को लिखना शुरू नहीं किया कि लिखना क्या है। अभी हम जान रहे हैं कि लिटरेचर रिव्यू का पर्पस क्या है, लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। आने वाली स्लाइड्स में हम बात करते हैं कि हाउ टू राइट अ लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, फिर जब हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं, लिटरेचर रिव्यू से मुराद ये है कि जब आप किसी के आर्टिकल को पढ़ते हैं, किसी के आर्टिकल को देखते हैं, तो आपने कुछ चीजों के बारे में देखना है। क्या? आपने एक पेपर पढ़ा और आपने नोट कर लिया कि आपका जो टॉपिक है उस पर क्या क्या चीजें हैं। तो आप एक पेपर पेन से लेके लिखते जाते हो, चीजों नोट करते रहते हो, डायरी पे नोट कर लो, कंप्यूटर पे हो तो आप एक वर्ड की एक फाइल बना लो जिसपे आप नोट करने लग जाओ कि व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट योर टॉपिक। कैसे पता चलेगा? अच्छा भाई, इस चीज पे काम हुआ है, इस पे मैंने ये पेपर पढ़ा है, उसमें ये बात हुई, आपने उसको नोट कर लिया अपने पास। तो व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक आपने नोट कर लिया। उसके बाद आप देखते हो कि अच्छा, इस टॉपिक पे जिन लोगों ने काम किया है उन्होंने कौन सी थ्योरीज का इस्तेमाल किया, उन्होंने कौन से मेथड्स का इस्तेमाल किया, और उन्होंने किस पर्सपेक्टिव को देखा जो कि उस फील्ड में डोमिनेट है। लेट सपोज अगर हम लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं और आप कोई रिसर्च लेते हो, तो अब आपका पर्सपेक्टिव क्या है। हो सकता है कि आपने जो रिसर्च पढ़ी उसमें ज्यादातर काम जो है वो स्टूडेंट्स पे हुआ, टीचर्स को नेग्लेक्ट कर दिया गया। हो सकता है कोई ऐसा आपका टॉपिक है जिसमें टीचर्स को ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जो हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए, जिनका एनालिसिस किया गया, सैंपल पॉपुलेशन जो थी वो टीचर्स की थी, स्टूडेंट को इग्नोर कर दिया गया। तो ये आपकी होती है कि आप किस पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे हो। ये डिपेंड करता है कि किस पर्सपेक्टिव से। कहते हैं कि जब लिटरेचर की रिसर्च की जाती है तो देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो जैसे मार्क्सिस्ट एक पर्सपेक्टिव है, फेमिनिज्म एक पर्सपेक्टिव है, इसी तरीके से आप देख लो स्ट्रक्चरलिज्म अलग पर्सपेक्टिव है, फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म अलग पर्सपेक्टिव है, पोस्ट मॉडर्निज्म अलग पर्सपेक्टिव है। तो ये डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो आप पर्सपेक्टिव चेंज करोगे, देखने का अंदाज बदल जाएगा। वो एक शेर भी है बड़ा, जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को सुनाता हूँ कि भाई अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। अगर मेरे से शेर बोलते हुए या कहते हुए कोई गलती हो जाए तो आप इसको नजरअंदाज कर देना, बिकॉज इट्स नॉट माई एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। व्हाट आर द लिमिटेशंस इन करंट स्टडीज। तो ये भी आपको पता चलता है कि क्वेश्चंस, कि भाई जब आप लिटरेचर रिव्यू को पढ़ रहे होते हो तो आपको पता चल जाता है कि भाई कौन सी चीज है जो आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, कौन सी चीज है जो प्रैक्टिकल है। क्या आप किसी की रिसर्च को पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि भाई अच्छा, इस बंदे की ये लिमिटेशंस है, तो आपको लिमिटेशंस का भी पता चल जाता है किसी की रिसर्च पढ़ने के बाद। तो ये की क्वेश्चंस कौन से हैं कि आप जब किसी के काम को पढ़ते हो तो आपको कौन कौन से सवाल हैं जो आपके जहन में आते हैं किसी काम को पढ़ने के बाद। हाउ डज योर रिसर्च कंट्रीब्यूट टू द फील्ड। अच्छा, कि अब आपकी जो रिसर्च होगी, जब आपने सब कामों को पढ़ लिया तो आप देखते हो कि भाई ये जो मैंने काम पढ़ा ये कैसे आपकी फील्ड से रिलेटेड है, और आप जो काम करने जा रहे हो वो आपके काम से कैसे रिलेटेड है। तो ये कुछ की क्वेश्चंस हैं विच आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डूइंग अ लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, अब हाउ टू लोकेट अ रेलिवेंट लिटरेचर रिव्यू। ये बड़ा जरूरी है। रेलिवेंट, रेलिवेंट से मुराद ये होता है बेटे कि आपने अपने टॉपिक और अपने वेरिएबल्स को छेड़ना नहीं। आपने उनको एज इट इज ही अपने वेरिएबल्स को गूगल पे जाके सर्च करना है। गूगल पे नहीं सर्च करना, कहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है। डेटाबेसेस होते हैं बेटे डिफरेंट। इसमें जो सबसे ज्यादा जो आजकल यूज होता है, जो बहुत पॉपुलर है, इजी टू यूज है,
और हमारी फील्ड से रिलेटेड है लिंग्विस्टिक्स की, वो है बेटे गूगल स्कॉलर। बड़ा बेसिक है, आसान है इस्तेमाल करना इसको, वो है गूगल स्कॉलर, बेस्ट है। आप गूगल पे जाओगे, वहां पे जाके आप टाइप करोगे गूगल स्कॉलर, तो आपके पास गूगल स्कॉलर का वो लिंक आ जाएगा, उसको ओपन करोगे तो गूगल स्कॉलर का आपको एक सर्च बार मिल जाएगा। वहां पे जाके आपने क्या करना है, ये बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं या बूलियन सर्च भी कहते हैं इसको, आपने अपने वेरिएबल्स को, अपने कीवर्ड्स को, जो आपका टॉपिक है, लेट सपोज आपका टॉपिक है जिसमें कीवर्ड्स हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स, कीवर्ड है कोड मिक्सिंग, कीवर्ड है कॉग्निशन, ठीक है, कीवर्ड है साइकोलॉजी, तो आपने जाके सर्च में जाके लिखना है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। अब उसके बाद आप प्लस भी लगा सकते हो, प्लस अपने कीबोर्ड से जाओ, स्पेस दो, प्लस लगाओ, स्पेस दो और दूसरा कीवर्ड लिख दो। तो जहां जहां वो दो वर्ड्स इकट्ठे इस्तेमाल हुए होंगे, वो आपके पास हजारों लाखों, मतलब के हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में आपके पास सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब क्या भाई इतने ज्यादा पेपर्स मैंने पढ़ने हैं? नहीं भाई, मैंने इतने ज्यादा पेपर्स नहीं पढ़ने, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है, मेरा बोर्ड थोड़ी हूँ। तो 0.1 या 0.2 सेकंड के अंदर आपको वो हजारों रिजल्ट्स दे देगा। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे जाना है और वहां पे आपके पास ईयर लिखा होगा, कि कस्टम रेंज लिखी होगी कि सिंस 2019, सिंस 23, 2023, सिंस 2024। तो बेटे आपने वहां पे सिंस 2023 या सिंस 24 या सिंस 2019 तक उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो अब जब आप सर्च करोगे तो आपके पास वो रिजल्ट जो हजारों में आ रहा था, लाखों में आ रहा था, आप कुछ सैकड़ों में आएगा या कुछ हजारों में आएगा। अच्छा, उसमें भी अब आप सर्च करोगे, स्क्रॉल डाउन करते जाओगे, नीचे करते जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा आप टॉपिक, उधर टॉपिक्स लिखे हुए आ जाएंगे। किसी एक आर्टिकल को आप खोलोगे और देखोगे भाई उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो। एब्स्ट्रैक्ट में वो 3 बुनियादी सवाल जो रिसर्च के होते हैं वो मौजूद होते हैं। वो कौन से बुनियादी सवाल हैं? कि व्हाट दिस रिसर्च इज अबाउट, व्हाट द रिसर्चर हैज डन, why this research is important, and how the researcher has conducted this research। तो ये what, why and how आपको एब्स्ट्रैक्ट में मिल जाते हैं। उस एब्स्ट्रैक्ट को आप, उस पेपर को पहले आप डाउनलोड करते जाओ, एक फोल्डर बना लो कंप्यूटर का, उसमें आर्टिकल्स को डाउनलोड करते जाओ, जो आपको रेलिवेंट मिलता है अपने टॉपिक से रेलिवेंट, उसको आप डाउनलोड करते जाओ। एक अलग फोल्डर बना लो, उसमें आप लिखो लिटरेचर रिव्यू जर्नल, ये आप एक फोल्डर बना लो। जो मैं खुद करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने तौर पे जिस तरीके से अपनी इजी समझते हो, अपनी ईज समझते हो, तो आप उसको कर सकते हो। अच्छा, अब उसमें आपने लेट सपोज 100 या 50 या 60 आर्टिकल्स डाउनलोड कर लिए। इस तरीके से जब आपने आर्टिकल्स डाउनलोड कर लिए, तो अब आप उन आर्टिकल्स को खोलोगे, उन आर्टिकल्स के एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ोगे और उन एब्स्ट्रैक्ट से देखोगे कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन आर्टिकल्स को जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा रेलिवेंट है आपकी फील्ड से, उसको आप एक अलग फोल्डर में डाल लो कि लिटरेचर रिव्यू, मैं लिखता हूं लिटरेचर रिव्यू अपडेटेड या लिटरेचर रिव्यू 1 का नाम दे दो, आप नए फोल्डर में उनको कॉपी करते जाओ। तो आप देखोगे कि 50-60 में से सिर्फ 10-15 या 20 आपने छांटी करके, स्क्रूटनी करके, आपने वो आर्टिकल्स को साइड पे कर दिया। इस तरीके से आप अब उन आर्टिकल्स में से भी आप पढ़ोगे, कोई ऐसा लिटरेचर, कोई ऐसा आर्टिकल होगा जिसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट होगा कि आपने उस आर्टिकल को पूरा पढ़ना है। ठीक है, जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल में उनको लिखने की जरूरत है। जो एमफिल में है, मास्टर्स में है, उनको ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत है। जो प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स होते हैं, आम बीएस लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे, क्योंकि उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतना नहीं होता, एकेडमिकली वो इतने मेच्योर नहीं होते, उनको चीजों की समझ इस हद तक नहीं होती। तो ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम स्काई इज द लिमिट। जैसे हमने जब मास्टर्स किया था, तो हमने, मेरा जो फोल्डर था उसमें 500-600 आर्टिकल्स थे, लेकिन उसको छोटा कर करके, स्क्रूटनी करके 100-150 आर्टिकल्स, और उन 100-150 आर्टिकल्स में से 20-30 आर्टिकल्स मुझे इरेलीवेंट फिर भी लगे। तो जितनी बार आप उन आर्टिकल्स को देखोगे बार बार, तो आपको महसूस होगा कि ये मेरे टॉपिक से रेलिवेंट है, और या कम रेलिवेंट है, ये ज्यादा रेलिवेंट। कम रेलिवेंट वाले को अलग कर दो, ज्यादा रेलिवेंट वाले को अलग कर दो। जो ज्यादा रेलिवेंट है उसको आप पढ़ो। अच्छा, अब आर्टिकल को बच्चे पूछते हैं अक्सर कि आर्टिकल को कैसे रीड किया जाता है। इसमें मैं अलग से वीडियो भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बना लूं। लेकिन अक्सर बच्चे पूछते हैं जो मेरे पास इनरोल हैं कि सर हम आर्टिकल को कैसे रीड करें, हाउ टू रीड अ रिसर्च आर्टिकल। तो बेटे सबसे पहले आर्टिकल का टॉपिक क्या है उसको अपने पास नोट कर लो। उसके बाद आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट में व्हाट, व्हाई एंड हाउ फाइंड आउट करो कि व्हाट इज डन, व्हाट हैज बीन डन,
व्हाई दिस रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च, एंड हाउ, मेथडोलॉजी क्या है जो रिसर्चर ने यूज की है। साथ आप रिसर्चर का नाम भी लिख लो आर्टिकल के साथ। तो आर्टिकल का नाम, रिसर्चर का नाम, उसके बाद आपने व्हाट, व्हाई एंड हाउ लिख लिया। 5 चीजें लिख ली। जब ये 5 चीजें आपने लिख ली और आपको लगा है कि ये रेलिवेंट है लिटरेचर आपसे, तो फिर आप नोट कर लो जर्नल का नेम क्या है, जर्नल का वॉल्यूम कौन सा है, जर्नल का इशू कौन सा है, और डेट कौन सी है, सॉरी, डेट ऑफ उसकी पब्लिकेशन क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये पब्लिशर कौन है, कौन किसका जर्नल है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, इदारा है जिसका ये जर्नल है, रिसर्च जर्नल। इस तरीके से बुक है तो बुक का पब्लिशर कौन है, बुक का ऑथर कौन है, बुक का टाइटल क्या है, जो भी आपने, ये बाद में आपके काम आएंगी ये चीजें, जब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा वीडियोस में, हाउ टू गिव इन टेक्स्ट साइटेशंस, रेफरेंसेस कैसे देते हैं। ठीक है, तो प्रॉपरली सबसे आसान जो तरीका है वो है गूगल स्कॉलर। तो जब आपने आर्टिकल्स को पढ़ लिया, अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिल रहा है तो आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ो, आप उसकी कंक्लूजन पढ़ो, और आप उसकी मेथडोलॉजी पढ़ो। कंक्लूजन में अक्सर अच्छी जो कंक्लूजन लिखी जाती है उसमें रिसर्च को समराइज किया जाता है। इंट्रोडक्शन के अंदर जो अच्छा इंट्रोडक्शन होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया कि सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ के, देखो मैं आपको वही चीज पढ़ा रहा हूँ ना जो एक्सपेक्टेड होती है एक अच्छे स्टूडेंट से, एक अच्छे स्कॉलर से, अच्छे रिसर्चर से। आप जो अच्छी रिसर्च होती है, जब आप उस रिसर्च पेपर का या रिसर्च थीसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ते हो, उसका ओपनिंग सेक्शन पढ़ते हो, तो आपको पता चल जाता है कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अगर एब्स्ट्रैक्ट में नहीं पता चलेगा तो वहां पर आपको आगे पता चल जाएगा, उसकी रिसर्च प्रॉब्लम पता चल जाएगी, उस स्कॉलर का रिसर्च एम पता चल जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी पता चल जाएगा, उसका कोई फ्रेमवर्क है, मेथोडोलॉजी है, वो पता चल जाएगी। पूरी रिसर्च पढ़ने की जरूरत नहीं होती। सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा पूरा, तो पढ़ो, कोई मसला नहीं है, आपको किसी ने रोका नहीं है बेटे। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपके पास कितना टाइम है, कितना वर्कलोड है, आपने हर चीज को एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी डेटाबेसेस होते हैं जैसे जे स्टोर, यहाँ पर भी आपको आर्टिकल्स मिल जाते हैं। आप इसी तरीके से अपना कीवर्ड लिखो, पबमेड, और ये ज्यादा मेडिकल से रिलेटेड, sciencedirect.com, और इस तरीके से बहुत ज्यादा होते हैं। यूनिवर्सिटी की बेटे लाइब्रेरीज होती हैं, यूनिवर्सिटीज की ई लाइब्रेरीज होती हैं, वहां से भी आपको ई बुक्स मिल जाती हैं। ये सारे आपके तरीकेकार हैं। और जो साइटेशंस होती हैं, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा कि हाउ टू डू प्रॉपर साइटेशन। एपीए होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, लिंग्विस्टिक्स में एपीए स्टाइल 7th एडिशन, 8th एडिशन, 6th एडिशन ये यूज होता है। और लिटरेचर में जो है वो एमएलए स्टाइल इस्तेमाल होता है। इस तरीके से हिस्ट्री में, सोशल साइंसेज में अक्सर शिकागो मैनुअल स्टाइल भी इस्तेमाल होता है। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं रेफरेंसेस के, तो इन पे हम अलग से बात करेंगे। सर्च क्या करना है आपने, कीवर्ड्स, आप अपने जो कीवर्ड्स हैं वेरिएबल्स, उनको भी यूज कर सकते हो, आप उनके कोई सिनोनिम्स लगा के उनको भी यूज कर सकते हो, या कोई और रिलेटेड टर्म्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो गूगल स्कॉलर के सर्च बार में। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल है आपकी भी, लैंग्वेज एट्रिशन इन मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज। लेट सपोज ये आपका टॉपिक है, तो आप इसको कैसे सर्च करोगे, लैंग्वेज लॉस, यहां पर भी अगर मैं चाहूं तो इस तरीके से कोमा लगा लूं, लैंग्वेज लॉस, और एंड नहीं लगाता, स्पेस दे देता हूं, और मल्टीलिंगुअलिज्म को भी मैं इन्वर्टेड कोमास में लिख लेता हूं। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास में। दूसरा तरीका ये ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लैंग्वेज लॉस एक वेरिएबल है, एंड लगा दूं और मल्टीलिंगुअलिज्म लिख लूं। अगर 3 वेरिएबल्स को इकट्ठा देखना चाह रहा हूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एट्रिशन लिख दो, या डिक्लाइन लिख दो, या सोशल लिंग्विस्टिक्स लिख दो, प्लस भी लगा सकते हो बीच में। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिसको हम सर्च आउट कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। अच्छा, अब आपने अपने लिटरेचर को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो बेटे लिटरेचर से मुराद, आपने अपना जो अब काम लिखना है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। मुख्तलिफ तरीके होते हैं, इसमें जो सबसे अच्छा और सबसे आसान और सबसे जो ट्रेडिशनल एक तरीका है वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कि आपने कहा कि भाई लेट सपोज आपका टॉपिक है कोड स्विचिंग, तो आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना है, तो आपने उसको कहा कि भाई 1990 से लेके जब कि कोड स्विचिंग स्टार्ट हुई डेवलपमेंट, आपने बतानी है 1990 से लेके 2023 तक कैसे होती गई। मतलब पास्ट से स्टार्ट किया और एक क्रोनोलॉजिकल एक ऑर्डर में स्टार्ट किया। अभी 1990 में कोड स्विचिंग के बारे में किसी ने ये बात की, 1993 में ये बात की, 1995 में ये बात की, 97 में ये बात की, 2002 में ये बात की, इस तरह करते करते
10 में ये बात हुई, 14 में ये बात हुई, 18 में, 20 में, 23 में ये बात हुई, या 24 में ये बात हुई। इस तरीके से आप एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो। आपको इतनी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने सुपरवाइजर से पूछोगे कि लिटरेचर रिव्यू की लेंथ कितनी होती है। ठीक है, जो BS लेवल के स्टूडेंट होते हैं जिनसे हम प्रपोजल लिखवाते हैं या प्रोजेक्ट वगैरह, तो हम उनको कहते हैं कि आपका लिटरेचर रिव्यू आपके इंट्रोडक्शन से डबल होना चाहिए। ठीक है, आपका जो लिटरेचर रिव्यू है वो आपके इंट्रोडक्शन से डबल होना चाहिए या कम से कम ज्यादा होना चाहिए, ये जरूरी है। आपका इंट्रोडक्शन होता है बड़ा सिंपल सा होता है, लिटरेचर रिव्यू को थोड़ा सा एक्सपेंड करो ताकि पता चले कि आपने काम किया है। और जब आप प्रॉपर एक रिसर्च पेपर लिख रहे होते हो, रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे होते हो जिसमें आपने एनालिसिस भी करना है आगे जाके, उसमें आपने प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू को मतलब कि सेक्शंस बना सकते हो आप, इसमें प्रॉपर आपने इसको थोड़ा एक्सपेंड करना होता है। और फिर स्टूडेंट पूछने से डिस्कशन कितनी होनी चाहिए, एनालिसिस कितना होना चाहिए, तो बेटे जितना आपका लिटरेचर रिव्यू है उससे 2 टाइम ज्यादा होनी चाहिए। तो लिटरेचर रिव्यू अगर लेट सपोज 500 वर्ड का इंट्रोडक्शन है तो 1000 वर्ड का लिटरेचर रिव्यू 800 से 1000 वर्ड होने चाहिए। ठीक है, अगर लिटरेचर रिव्यू 1000 वर्ड का है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ आपको रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने इंस्टीट्यूट की जो भी आपका इदारा है आप उसकी पॉलिसी को करो। PhD का थीसिस होगा, यहाँ पे कोई स्टूडेंट आएगा, कोई स्कॉलर आएगा और कहेगा भाई ये पता नहीं सरमत साहब क्या बात कर रहे हैं, 500 वर्ड का कौन सा इंट्रोडक्शन होता है, तो भाई ये वीडियो एक जर्नल वीडियो है। ठीक है, आप बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने सुपरवाइजर से कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी की या इदारे की पॉलिसी क्या है। इफ यू वांट टू राइट फॉर अ रिसर्च जर्नल तो आप उनकी जो है गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तो सिंपल आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि 70 टू 80% जो 70 टू 100 ये आपकी होगी लिटरेचर रिव्यू की, या 700 से 1000 वर्ड। लिटरेचर रिव्यू के बाद डिस्कशन एनालिसिस कितना होता है वो थोड़ा और लेंथी होगा, उसको आप 2000-2500 तक ले जाओ, 2000 से 2500 वर्ड्स। तो इस तरीके से 500 से 1000 की कंक्लूजन, 500 वर्ड की अगर 500 का इंट्रोडक्शन है तो 500 की कंक्लूजन लिख लो आप। ये इसमें प्लस माइनस होते हैं वर्ड्स को, आपने ओवरऑल देखना है। और इसमें स्टार्टिंग के प्रिलिमिनरी पेजेस और एंड के रेफरेंसेस और ये जो चार्ट्स और क्वेश्चनियर और टेबल SPSS की शीट्स, रिजल्ट्स, ये चीजें ऐड नहीं होती। ठीक है, ये वर्ड काउंट में शामिल नहीं होते, प्लेजरिज्म में भी इनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं जब चेक करते हैं। अच्छा, दूसरी अप्रोच है भाई थीमेटिक अप्रोच। पहली है क्रोनोलॉजिकल, जैसे ये लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ कोड स्विचिंग फ्रॉम 1990 टू 2023, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की तरतीब से। फिर है थीमेटिक अप्रोच। थीमेटिक अप्रोच में हम क्या कहते हैं, ग्रुप स्टडीज बाय कॉमन थीम्स। फॉर एग्जांपल कोड स्विचिंग पे एक ग्रुप है ABC, उसने भी काम किया, दूसरा ग्रुप है DEF, उसने भी काम किया। तो भाई ABC ग्रुप ने क्या बात की, DEF ने क्या बात की, इस तरीके से GHI ने क्या बात की, तो हम सारों को साथ साथ लेके चल रहे होते हो कि भाई इस ग्रुप ने ये बात की, इस ग्रुप ने ये बात की, इस ग्रुप ने ये बात की। सेम थीम है लेकिन इनकी बातें डिफरेंट है, या कहां पर सेम है कहां पर डिफरेंट है, तो ये थीमेटिक अप्रोच है। इस तरीके से भी आप लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हो। तीसरा जो है वो है मेथडोलॉजिकल अप्रोच, जहां पे हम मेथड्स को कर रहे होते हैं कि क्वांटिटेटिवली अगर किसी ने काम किया तो आप पहले लिखते हो कि भी किन किन लोगों ने इस काम को, सोशियोलिंग्विस्टिक के इस टॉपिक को, कोड स्विचिंग को क्वांटिटेटिवली एनालाइज किया, तो आप पहले उनको मेंशन कर लेते हो। फिर आप देखते हो किन लोगों ने क्वालिटेटिवली बैच किया, उनको आप कर लेते हो। कुछ लोग होते हैं जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को मिक्स करते हैं, दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं मिक्स मेथड अप्रोच, तो आप उन पे अलग से बात कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू ऑर्गेनाइज योर लिटरेचर। आगे चलते हैं कि राइटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, व्हाट हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट। तो राइट करने का भी एक समराइज और आप कह सकते हो सिंथेसाइजिंग और समराइजिंग, दो तरीके। सिंथेसिस किसे कहते हैं और समरी किसे कहते हैं। समरी होता है बेटे ब्रीफली डिस्क्राइब ईच स्टडी, क्या आप एक स्टडी को ब्रीफली डिस्क्राइब कर देते हो। फॉर एग्जांपल जैसे एक स्मिथ है, कोई स्कॉलर है, उसने 2010 में कहा कि कोड स्विचिंग इंक्रीजेस इन इनफॉर्मल सेटिंग्स, तो आपने लिख दिया स्मिथ 2010 फाउंड दैट कोड स्विचिंग इंक्रीजेस इन फॉर इनफॉर्मल सेटिंग्स। तो ये आपने क्या किया कि उसकी पूरी स्टडी को आपने समराइज कर दिया एक जुमले में। अच्छा, यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताता जाता हूँ। स्टूडेंट क्या करते हैं कि चीजों को ना किसी के पेपर से ऐसे उठाते हैं, कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया और साथ ब्रैकेट में लिख दिया स्मिथ 2010।
और टीचर को जमा करा दिया कि सर ये तो लिटरेचर रिव्यू है, तो लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो प्लेजरिज्म तो आएगा। प्लेजरिज्म होता है बेटे, ये एक एकेडमिक थेफ्ट है। प्लेजरिज्म से मुराद ये होता है कि आप किसी के काम को अपने काम में शामिल करते हो और उसका हवाला नहीं देते, प्रॉपर रेफरेंस नहीं देते, इन टेक्स्ट साइटेशन नहीं देते, तो प्लेजरिज्म का मतलब है कॉपी एंड पेस्टिंग। ये एक एकेडमिक क्राइम है, ये एक एकेडमिक थेफ्ट है। आप किसी के काम को बगैर अपना उसका हवाला दिए जब अपने रिसर्च में इस्तेमाल करते हो तो बेटे ये कॉपी एंड पेस्टिंग, और उसकी परमिशन भी नहीं है, उसकी इजाजत भी नहीं है, तो ये एक एकेडमिक थेफ्ट है। तो यहाँ पर हमारे जहन में सवाल आता है कि सर फिर हम लिटरेचर रिव्यू कैसे करेंगे अगर हम दूसरे का हवाला नहीं करेंगे? हम उससे पूछ थोड़ी सकते हैं, वो तो मर गया 1950 में, 1980 में उसने रिसर्च लिखी है। तो बेटे पूछने से मुराद ये है, यहाँ पे आपको जाके उससे पूछना नहीं है कि भाई साहब मैं आपका ये जुमला यूज कर सकता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप हवाला तो दो कि ये जुमला आपका नहीं है, आप रेफरेंस तो दो, आप प्रॉपर साइटेशन दो कि भाई स्मिथ ने 2010 में ये जुमला कहा है कि कोड स्विचिंग इंक्रीजेस इनफॉर्मल सेटिंग। ये आपकी बात नहीं है, किसकी बात है? स्मिथ की बात। तो इसको आप इनडायरेक्ट वे में भी लिख सकते हो, विद इन कोट्स भी लिख सकते हो। इनडायरेक्ट वे यूज करना चाहिए तो ज्यादा अच्छी बात होती है, लेकिन साइटेशन प्रॉपर देनी है। जो लफ्ज आपने उसके उठाए हैं उनको आप इन्वर्टेड कोमास में भी लिख सकते हो, और विद इन इन्वर्टेड कोमास भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आपने उनकी बात को लिखना है एक पैराग्राफ में, एक दो तीन रेफरेंसेस दो, और फिर अपनी भी बात करो ना। कोई उस जुमले पे आप क्या कमेंट करते हो, किसी और ने क्या कमेंट किया, वो भी बात करो। वरना आपकी जो रिसर्च होगा, आपको पूरा जो लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर होगा वो दूसरों की चीजों से, दूसरों की कोटेशन से भरा हुआ होगा, तो आपने तो कोई बात ही नहीं की। अब आप अपने सुपरवाइजर को, अपने टीचर को कहोगे कि सर ये मैंने काम कर लिया है, वो इस पे प्लेजरिज्म चेक करके आपको बताएगा। और बड़े तकड़े किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं। आप प्लेजरिज्म खुद ऑनलाइन चेक करोगे, सर मेरे पास तो प्लेजरिज्म 0 आ रहा है। अब सर के पास चेक किया तो सर के पास 50-60% प्लेजरिज्म है। एक पेज आपसे लिखवाएगा टीचर, और एक पेज में या एक चैप्टर में, लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में 50-60% प्लेजरिज्म आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 50-60% का बात तो आपकी है ही नहीं, 60% बात किसी और की है, आपने जमा करा दिया। तो अब उस पे बेटे कैसे आपको आगे प्रोसीड किया जाएगा, कैसे आप उस चीज से निकलोगे? उससे निकलने का तरीका यह है कि प्रॉपर रेफरेंस दो, नंबर 1। दूसरा यह है कि बहुत ज्यादा बातें दूसरों की नहीं करनी है, आपने उनको समराइज करना है या सिंथेसाइज करना है। सिंथेसाइज क्या होता है कि जब मल्टीपल सोर्सेज, 2-3 लोग हैं और एक जैसी बात कर रहे होते हैं, तो उनकी बातों में एक कॉमन पैटर्न होता है, सेम बात होती है। जैसे मैं कहता हूं कि अली, उमर और उस्मान तीनों को खाने में दाल चावल पसंद है। अब तीनों को एक सिमिलर पैटर्न है उनके अंदर कि अली, उमर और उस्मान तीनों को क्या है, खाने में दाल चावल पसंद है। तो यहाँ पे क्या है, बोथ स्मिथ 2010 एंड जॉन्स 2015। अब देखो 5 साल का गैप है दोनों की रिसर्च में, लेकिन बोथ दे सजेस्ट दैट इनफॉर्मल सेटिंग्स प्रमोट कोड स्विचिंग, दो देयर मेथड्स डिफर, कि उनके मेथड्स डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों प्रेफर करते हैं इस चीज को। दोनों की सजेशन क्या है, दोनों इस चीज को सजेस्ट करते हैं कि इनफॉर्मल सेटिंग्स प्रमोट कोड स्विचिंग। तो आपने अपने काम में आप समराइजिंग भी यूज कर सकते हो, सिंथेसाइजिंग भी यूज कर सकते हो, दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन रेफरेंस देना बहुत लाजमी है, अदरवाइज योर वर्क विल फुल ऑफ प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म पे भी हम देखेंगे, अलग से बात करेंगे। लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, जब आपकी रिसर्च हो रही होती है तो आप मुख्तलिफ ट्रांजिशनल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हो, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करता। यहाँ पे ये क्रिटिकल इवेल्युएशन किसे कहते हैं। अच्छा, ये अब आपकी रिसर्च है कि जब आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना होता है तो आपने सिर्फ स्टडीज को डिस्क्राइब नहीं करना, बल्कि आपने बताना है कि जो रिसर्च आपने पढ़ी है उसकी मेथडोलॉजी कैसी थी, क्या उसका मेथड अप्रोप्रिएट था, उसने जो थ्योरी का इस्तेमाल किया। अगर आप किसी की रिसर्च बताते हो जी कि उस्मान ने, या भाई चलो सरमद ने 2008 में एक पेपर लिखा क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस पे, और उसकी मेथडोलॉजी मुझे कमजोर लगी, तो आपने उसको एवेल्युएट करना है। क्यों कमजोर लगी? भी उसकी थ्योरी ठीक नहीं थी, उसकी थ्योरी में खुद डेफिशिएंसीज थी, उसकी थ्योरी में खुद लिमिटेशंस थी, तो वो दूसरी थ्योरी इस्तेमाल करता तो हो सकता है बेहतर होता। और ये थ्योरी 2010 में किसी ने इस्तेमाल कर ली होगी, 2012 में किसी ने इस्तेमाल कर ली, उसके बारे में जिक्र कर दो।
फिर उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो कंट्रोडिक्शन था उसमें, कि उसी रिसर्च को सेम कुछ साल बाद किसी और ने किया और उसकी फाइंडिंग कुछ और आई। अब या तो पहले वाले की फाइंडिंग गलत है या दूसरे वाले की फाइंडिंग गलत है, इनअप्रोप्रिएट है। तो इसलिए इन चीजों को आपने इवेलुएट भी करना है। आपने सिंपल ये नहीं है कि बस उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने कहा, उसने ये कहा। भैया आपसे, आप तो समरी लिख रहे हो, सिंथेसिस कहाँ है आपका? आप कुछ नया कहाँ से लेके आ रहे हो? आपने जब लिटरेचर रिव्यू लिखना है तो आपने बताना है कि भाई फलाने ये बात की है अगर, तो उसको इवेलुएट भी करना है कि वो बात क्या है। आगे चलते हैं। ये है वाइल ब्राउन 2012 में, 2012 प्रोवाइड्स कंपेलिंग एविडेंस फॉर लैंग्वेज एट्रिशन। मतलब कि लैंग्वेज एट्रिशन तक यहां तक आप करो, द स्टडी फोकस ऑन मोनोलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट लिमिट्स इट्स एप्लीकेबिलिटी टू मल्टीलिंगुअल स्टडीज। ये बेटे पहली वाली बात तो आपने कर दी कि आपने समराइज कर दिया कि ब्राउन ने 2012 में क्या काम किया जी, इट प्रोवाइड कंपेलिंग एविडेंस फॉर लैंग्वेज एट्रिशन। लेकिन अब आपने बता दिया है, ये आप इवेल्युएशन कर रहे हो, यहां से आगे आपकी स्टार्ट हुई है इवेल्युएशन। ये इस तरीके से साथ आपका अपना जुमला आ गया, इसको आपने इवेल्युएट कर दिया। ठीक हो गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी की बात को कोट किया और साथ ही आपने देखो एक ही जुमले के अंदर उसने कहीं फुल स्टॉप नहीं लगाया, एक ही जुमले के अंदर उसको इवेल्युएट भी कर लिया क्रिटिकली। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सवाल हमेशा पूछा जाता है कि सर लिटरेचर रिव्यू पढ़ लिया, गैप कैसे फाइंड करेंगे? भाई आपने लिटरेचर रिव्यू पढ़ा, अब आपने गैप फाइंड करना है। गैप क्यों इंपॉर्टेंट होता है? टू जस्टिफाई द नीड फॉर योर रिसर्च। मैंने आपको पहले ही बताया, आपसे पूछा जाएगा कि भाई व्हाई आर यू डूइंग दिस रिसर्च, तो आप बताओगे कि सर ये गैप था, ये इशू है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसकी वजह से मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये पहली तो जस्टिफिकेशन है। इस सवाल से बचने का और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास जब तक आप लिटरेचर रिव्यू ना करो। लिटरेचर रिव्यू करो, उससे आपको गैप मिलेगा, और वो गैप दर हकीकत आपका दिफा है एग्जामिनर के सामने, लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, एकेडमिया में, कि भाई मैंने ये रिसर्च क्यों की, मुझे क्या जरूरत पेश आई इस रिसर्च को करने की। फिर है टू हाईलाइट द ओरिजिनलिटी ऑफ योर स्टडी। जब आप गैप बता देते हो तो आप पता चल जाता है भाई इस बंदे का काम, जब स्कॉलर का काम जो है वो जेन्युइन है, ओरिजिनल है, इसने कॉपी पेस्टिंग नहीं की, इसको आती है चीज और जरूरत थी इसकी। फिर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? लुक फॉर अंडर रिसर्च एरियाज। अब एक बात मैं आपको बताता हूं कि किसी ने काम किया, लेट सपोज लाहौर के एलिमेंट्री लेवल के स्टूडेंट्स पर, तो भाई उसी एलिमेंट्री लेवल पे जिस स्कूल में उसने काम किया वो हाई स्कूल भी है, वो वहां पे कॉलेज क्लासेस भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस भी हैं। तो आपने उस बंदे की रिसर्च पढ़ी, आपने उस स्कूल पे देखा कि इस स्कूल पे या इन 4-5 स्कूल्स पे क्या क्या काम हुआ है, स्कूल कॉलेजेस हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस, तो इन पे क्या क्या काम हो चुका है। अच्छा भाई इन पे एलिमेंट्री लेवल पे फलाना काम भी हो गया, फलाना काम भी हो गया, फलाना काम भी हो गया, लेकिन क्या मिडिल लेवल पे काम हुआ? मिडिल लेवल पे ये काम हुआ, ये नहीं हुआ। ये गैप आ गया आपके पास। तो अनरिसर्च एरिया अनरिसर्च पॉपुलेशन के हिसाब से आ जाता है, सैंपल के हिसाब से आ जाता है, मेथोडोलॉजी के हिसाब से आ सकता है, कोई थीम के हिसाब से आ सकता है। तो आपने देखना है कि आप जो रिसर्च पढ़ रहे हो, जितनी भी आपने अब तक लिटरेचर पढ़ा, 10 आर्टिकल, 20 आर्टिकल, 30 आर्टिकल, 50 आर्टिकल, 100 आर्टिकल आपने पढ़े, उसमें क्या गैप्स आपको नजर आए, अंडर रिसर्च एरियाज कौन से हैं जिन पे रिसर्च नहीं हुई। तो एक तो आप उसको अपने पास नोट कर लो भाई, अच्छा ये चीज आपको नहीं मिली, ये चीज आपको नहीं मिली। जो चीज आपको मिलती है, पढ़ के नजर आती है, वो तलाश करके लिखना ज्यादा आसान है। लेकिन जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही वो लिखना मुश्किल है। उसके लिए अक्ल का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसको उसके लिए आपको उस फील्ड पे, आपके वेरिएबल पे, अपने टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें 5-6 पॉइंट्स हैं। जैसे देखो ना, एक टीचर आपको बताता है कि भाई आपने एक मजमून लिखना है, ऐसे लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। लेट सपोज 2 नंबर का इंट्रोडक्शन है, 4 नंबर की बॉडी है, और इस तरीके से 4 नंबर की कंक्लूजन है। ठीक है, दो, या आप कह लो 2, 4 और 2, इस तरीके से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उसने बता दी। 8 मार्क्स का आपका ऐसे है, 2, 4 एंड 2, आपको क्लियर बता दिया गया। अब आपको पता है कि भाई मैंने इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। अब टीचर के जेहन में है ये चीज, जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन लिखा है, बॉडी लिखी है, उसने उसको 6 में से नंबर दे दिए, 3, 2, 4, जितने भी उसके बनते हैं। लेकिन जिसने कंक्लूजन नहीं लिखी, अब टीचर को पता है कि भाई 3 चीजें रिक्वायर्ड थी, इसने 2 चीजें लिखी हैं।
टीचर को पता है ना कि व्हाट इज नॉट मेंशन्ड हियर, क्योंकि उसके ज़हन में है, तो वो उसी की बुनियाद पर आपकी ग्रेडिंग करेगा। इसी तरीके से जब आपको एक चीज के बारे में पता है, अपने वेरिएबल्स के बारे में पता है, अपने टॉपिक के बारे में, अपने एरिया के बारे में पता होगा, तो आपको पता होगा कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे रिसर्च हो चुकी है, ये चीजें इसमें मौजूद होती हैं। कौन सी चीज है जो होनी चाहिए लेकिन जिस पे काम नहीं हुआ, वो होता है अंडर रिसर्च एरिया, उसी को हम कहते हैं रिसर्च गैप, जिसको आपने एड्रेस करना। या इसके अलावा है स्पॉट कॉन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग्स। सम टाइम ऐसा होता है कि आपने एक आर्टिकल पढ़ा, एक रिसर्च पढ़ी, जब 5 रिसर्च कुछ और कहती हैं, बाकी कुछ और कहती हैं, तो आइडियाज में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, जो उनकी फाइंडिंग्स हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स पे भी, उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करने में, उसको भी हम रिसर्च गैप ही कहते हैं, कि वो स्पॉट कर लेते हो आप कौन से स्पॉट्स हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। ठीक है, तो मैं पहले वाले को ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ प्रेफर करता हूँ कि आप अंडर रिसर्च एरियाज की तरफ जाओ। दूसरे वाली जो है वो एमफिल पीएचडी लेवल के लिए बहुत अच्छी रिसर्च होती है। तो आम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है, जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, वो अंडर रिसर्च एरियाज वाली साइड पे ज्यादा फोकस करें। तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ, इस वाले को, कि आप इसको देखो। एग्जाम्पल क्या है कि ऑल्दो न्यूमरस स्टडीज फोकस ऑन एडल्ट बाइलिंगुअलिज्म, रिसर्च ऑन लैंग्वेज एट्रिशन इन चिल्ड्रन रिमेन्स लिमिटेड। तो ये है बेटे व्हाट इज ऑलरेडी नोन, ये एक जुमला है, बड़ा इंपॉर्टेंट। पिछली बार भी हमने बात की थी जब रिसर्च प्रॉब्लम का, ये जो चीज है ये हमें पता है, इस पे टिक लगा दिया। लेकिन जिस चीज का हमें नहीं पता, रिसर्च ऑन लैंग्वेज एट्रिशन इन चिल्ड्रन रिमेन्स लिमिटेड, तो ये है बेटे आपका गैप। ये जो रेड किया है ये गैप है। तो जिस चीज का हमें पता है उस पे टिक लग गया, जिस चीज का हमें नहीं पता इस पे मैं लगा देता हूं क्रॉस। ये है गैप आपका। ठीक है, आगे चलते। स्ट्रक्चर, अब हमने लिखना है लिटरेचर रिव्यू, के लिखना कैसे है, हाउ टू राइट अ लिटरेचर रिव्यू। 3 हिस्से इसके बना लेने आपने, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। हेडिंग्स देने की आपको जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, हेडिंग आपने नहीं देनी। प्रपोजल का इंट्रोडक्शन बहुत मुख्तसर होता है, छोटा होता है। जो आप थीसिस में लिखते हो, प्रोजेक्ट में लिखोगे, वो थोड़ा बड़ा होगा। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के हिसाब से आपने अपने इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी को, गाइडलाइन को फॉलो करना है। आपके सुपरवाइजर क्या बात करते हैं बेटे, आपने उनको फॉलो करना है। उसके बाद जो हमारे पास थीसिस होता है, एमफिल का, एमएस का, पीएचडी का, उसका फिर लिटरेचर रिव्यू उतना बड़ा होता जाएगा, उसके नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा होंगे। तो सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन द स्कोप ऑफ योर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का आपका स्कोप क्या है, कि व्हाट विल बी इन योर लिटरेचर रिव्यू। तो ये जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है बड़ा अच्छा सा, कि दिस रिव्यू फोकसेस ऑन स्टडीज ऑफ बाइलिंगुअलिज्म एंड कोड स्विचिंग। 2 वेरिएबल आइडेंटिफाई कर दिए कि जो अभी मैं लिटरेचर रिव्यू करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, ये बाइलिंगुअलिज्म और कोड स्विचिंग के बारे में बताएगा मुझे या रीडर्स को। कब से कब तक ये भी बता दिया भाई, क्रोनोलॉजिकल है, 2000 से लेके 2023 तक। ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा आपने शुरू में ही, इंट्रोडक्शन में ही स्ट्रक्चर दे दिया एक पूरे चैप्टर का, कि द चैप्टर विल बी कंटेनिंग ये वो। आगे आप जुमला लिखो, द चैप्टर, या इसी के आगे दिस रिव्यू फोकसेस ऑन फलाना फलाना फलाना, ये लिख के फुल स्टॉप। और साथ ही एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस और आप बना लो कि आपकी अगर कोई सब हेडिंग्स हैं, आपके टॉपिक सेंटेंसेस क्या हैं, मतलब छोटे छोटे अगर सेक्शंस बना रहे हो आप अपने लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या मास्टर्स पीएचडी लेवल पे जो काम करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एमफिल पीएचडी लेवल पे। क्या आप, अगर आपके सेक्शन है, जैसे मेरी रिसर्च थी उसमें लिटरेचर रिव्यू के डिफरेंट सेक्शंस थे, तो मैंने लिखा कि भाई दिस रिव्यू फोकसेस ऑन studies conducted on attachment styles, trauma and its consequences, full stop। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि दिस चैप्टर विल बी डिस्कसिंग अटैचमेंट स्टाइल्स, उनके 4 टाइप्स लिखी, ठीक है, ब्रैकेट में। उसके बाद कोमा, ट्रॉमा एंड इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव consequences, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। और ये फिर मैंने इस तरीके से तफसील से बताया। फिर मैंने साथ ये भी बता दिया कि स्टडी का, इस चैप्टर का जो एंड होगा उसमें आई विल बी हाईलाइटिंग द रिसर्च गैप एंड द पर्पस ऑफ दिस रिसर्च। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक स्टार्ट का एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बनाया था। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब है आपकी मेन बॉडी लिटरेचर रिव्यू की। इसमें आपने डिफरेंट पैराग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है,
फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ एंड सो, जितना आपने लिटरेचर रिव्यू को बढ़ाना है। अब इसमें वही, या आप क्रोनोलॉजिकल लिखो, मेथोडोलॉजिकल लिखो, थीमेटिक अप्रोच यूज करो, जो भी आपने अप्रोच यूज करनी है, कोई मसला नहीं। अगर मैं आपको क्रोनोलॉजिकल बताऊं तो आप स्टार्ट करो। अब मेरा टॉपिक था अटैचमेंट से रिलेटेड, तो मैं बात करूंगा कि अटैचमेंट से मैं फ्राइड से स्टार्ट हुआ, ठीक है। फ्राइड ने क्या कहा, उसके बाद अटैचमेंट पे बात करता क्या, बिहेवियरिस्ट क्या कहते थे, स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते थे, फंक्शनलिस्ट क्या कहते थे, साइकोएनालिस्ट क्या कहते थे, फिर जो है कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाले लोग क्या कहते थे, और अब रिसेंटली अटैचमेंट के बारे में क्या बात होती है। मैं पास्ट से स्टार्ट हुआ, यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट टेंस। लिटरेचर इज इन द पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आप एक सीक्वेंस में बात कर रहे थे, क्योंकि आप पुरानी रिसर्चेस की बात कर रहे हो जो काम मुकम्मल हो चुका है। आइदर यूज पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोशिश करो कि एक पैराग्राफ के अंदर टेंस का बड़ा ख्याल रखना है बेटे आप लोगों ने, ठीक है। ये क्योंकि काम मुकम्मल हो चुका है, लिटरेचर रिव्यू जब हम कर रहे होते हैं तो इसमें आपने ख्याल रखना है इस चीज का, टेंस का। तो एक सीक्वेंस में आप चीजों को लिख रहे होते हो उस तरीके से। पहले मैंने बताया अटैचमेंट के बारे में, फिर मैंने अटैचमेंट स्टाइल्स की हिस्ट्री बताई, डेवलपमेंट बताई। तो लिटरेचर रिव्यू की जो बॉडी है, इसमें आपने क्या चीजें बतानी होती है, इसमें आपने बतानी होती है कि आपका जो वेरिएबल है, आपका जो टॉपिक है, वो क्या है, वो कैसे डेवलप हुआ ओवर द टाइम। फॉर एग्जांपल आप कोड मिक्सिंग पे बात कर रहे हो, तो कोड मिक्सिंग किसे कहते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोड मिक्सिंग में कैसे कैसे डेवलपमेंट आई, ये आप बताओगे अपने लिटरेचर रिव्यू पे। कैसे बताओगे कि हर पैराग्राफ में एक दो रेफरेंसेस दो, और उसके ऊपर उसको सिंथेसाइज करो, उसको इंटरप्रेट करो, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, फिर आपका इंशाल्लाह प्लेजरिज्म भी नहीं आएगा। उसके बाद ये करके मेन बॉडी जब खत्म करेंगे, तो आप समराइज करोगे जो आपके लिटरेचर रिव्यू के बाद आपने लोगों के कामों को पढ़ा, आपको क्या हासिल हुआ, आपने उस सब को एक प्यारे से खूबसूरत से अल्फाज में दो तीन जुमलों में बंद करना है, समराइज करना है पूरी जो आपने स्टडी की, आप किस नतीजे पर पहुंचे। और एंड में, आखिर में बिल्कुल जाके आपने हाईलाइट करना है गैप को, कि आपका गैप क्या था, आपने सब कुछ पढ़ा और आपने क्या उसमें कमी महसूस की, उस कमी को, उस खला को पुर करना है आपने। उस खला को पुर करने के लिए आपके पास क्या ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव आपने चैप्टर नंबर 1 में लिखे हुए हैं या लिखोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि पहले करोगे आप लिटरेचर रिव्यू और फिर आप करोगे चैप्टर नंबर 1। तो लिटरेचर रिव्यू लिखो बेसिक ना, लेकिन लिटरेचर रिव्यू के लिए आर्टिकल्स को आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, देन यू गो फॉर योर फर्स्ट असाइनमेंट, या आपका जो फर्स्ट पार्ट है रिसर्च का। सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा सीक्वेंस में कि इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिख के ले आओ, इंट्रोडक्शन लिख के ले आओ। तो सम टाइम ऐसे भी होता है, जैसे हमारे जो टीचर्स थे, सुपरवाइजर थे, उन्होंने हमें शुरू में ही बता दिया था कि स्टार्ट विद द लिटरेचर रिव्यू, और हमने लिटरेचर रिव्यू पहले दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा आप बताओ ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, बताओ क्वेश्चंस क्या होंगे। तो इट डिपेंड्स। तो एक अमूमन जो हमारा एक स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है हमारा फॉलो होता है, उसमें ये है कि इट बिगिंस विद एन इंट्रोडक्शन, then literature review, then research methodology, then discussion analysis and then conclusion। तो आपने हाईलाइट किया गैप्स को, एंड आपके वो गैप से ही आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हो। अब आपने लिटरेचर रिव्यू को कंक्लूड करना है। आपने अपने जो स्कोप है, जो आपने स्टार्ट में बताया था, बिल्कुल स्कोप स्टार्ट में बताया था, उसको आपने दोबारा रीस्टेट करना है, थोड़े से डिफरेंट अल्फाज से, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं कर देना। यू हैव टू रीस्टेट द स्कोप ऑफ योर रिसर्च, ऑफ योर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू, समराइज मेजर ट्रेंड्स एंड की स्टडीज, और आइडेंटिफाई गैप्स। ये जो पिछली स्लाइड में मैंने बात की है, वो असल में कंक्लूजन की ही बात है। तो आपने इसको कंक्लूड करना है अपने लिटरेचर रिव्यू को। यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं आपको एक एक पैराग्राफ की एग्जांपल दिखा देता हूँ कि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। पूरा लिटरेचर रिव्यू मैं स्लाइड पे शेयर नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम। द वीडियो विल बी टू लॉन्ग और स्लाइड पे शो करना मुमकिन भी नहीं है मेरे लिए। अच्छा, ये आपका लिटरेचर रिव्यू का ओपनिंग सेक्शन है। टॉपिक आपका है बाइलिंगुअलिज्म एंड कोड स्विचिंग इन मल्टीलिंगुअल कम्युनिटीज, ये आपका टॉपिक है। अब इसमें देखो कैसे लिखा गया है। Bilingualism has been widely studied across sociolinguistics and psycholinguistics। किसने कहा है जी? स्मिथ ने 2010 में और ब्राउन ने 2015 में। ये एक जुमला आपने लिख लिया। साथ ही मैंने लिख लिया while earlier studies focused on formal setting, 2005 की भी रिसर्च आ गई। Recent research explore 2020 की भी रिसर्च आ गई। और उसके बाद however little alienation, little attention, ये यहां से बेटे पता चल गया है कि भाई आपका काम क्या है।
प्रीवियस स्टडीज का जिक्र कर दिया सारा, ठीक है। ऊपर वाली जो बातें हैं वो सारी बातें हो गई। अब ये नई बात है, मतलब उसने बता दिया 2005 में किसी ने क्या बात की है जी, जॉन्स ने, 2015 में क्या बात हुई है, 2010 में क्या बात हुई है, 2020 में क्या बात हुई है। हाउएवर के बाद ये जो ट्रांजिशनल डिवाइस है, वो जो एक स्लाइड मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं अभी बात नहीं करता, वो ये है बेटे कि एक जुमले से दूसरे जुमले में जाने के लिए, उनके आपस में कोहेरेंस क्रिएट करने के लिए ट्रांजिशनल वर्ड्स या ट्रांजिशनल फ्रेजेस या ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। जैसे हाउएवर, मोर ओवर, फर्दर मोर, देयरफॉर, ये ट्रांजिशंस होती हैं कि एक जुमले से दूसरे जुमले में कैसे जाना है। क्योंकि ये हमारी मेरे इस लेक्चर का स्कोप नहीं है, इसके लिए यू कैन हैव सो मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब एज वेल, और आप किसी भी ग्रामर के टीचर से या ग्रामर के क्लास में आप जाके पूछ सकते हो, किसी से भी ग्रामर की बुक में आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। एक जुमले का दूसरे जुमले से क्या ताल्लुक है, एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से क्या ताल्लुक है, ठीक है। कभी अगर फ्यूचर में इफ आई विल बी टीचिंग हाउ टू राइट अ पैराग्राफ और हाउ टू राइट एन एसे, तो इंशाल्लाह आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। तो ये है आपका ओपनिंग सेक्शन, जिसमें आपने प्रीवियस स्टडीज को भी बता दिया और साथ आपने अपने रिसर्च गैप को भी एड्रेस कर दिया कि आपका पर्पस क्या है, स्कोप बता दिया आपने कि इस लिटरेचर व्यू का पर्पस क्या है। अब ये सिर्फ ओपनिंग सेक्शन है, बीच में बॉडी की ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा मैं। ये है बॉडी सेक्शन, ठीक है। इसमें आपने मोटिवेशंस बता दी कि कोड स्विचिंग के लिए मोटिवेशंस क्या हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। इसमें दो एग्जांपल्स हैं, आप अपनी स्लाइड को पॉज करके, सॉरी स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पे इनको आराम से पढ़ लो। ओके, अब ये कंक्लूजन कैसे लिखते हैं कि द लिटरेचर, अब आपने पूरा लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर लिख लिया, अब आप इस तरीके से इसको बंद करोगे। द लिटरेचर डिमॉन्स्ट्रेट्स का मतलब शो, द लिटरेचर डिमॉन्स्ट्रेट्स that while the motivation for code switching are well documented, the intersection of socio-linguistic factors and informal settings remain underexplored. अच्छा, यहां से लेके ये जो है while the motivation, यहां से लेके while the motivation for code switching are well documented, यहां से लेके यहां तक, ये तो भाई आपने समराइज कर लिया सारे काम को, सारी रिसर्च को आपने बंद कर लिया, कूजे में बंद कर दिया। यहाँ पे है द इंटरसेक्शन ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक फैक्टर्स, यहां से लेके यहां तक, ये है जी अंडर, सॉरी यहां तक, ये है अंडर एक्सप्लोर्ड। ये क्या है? अंडर एक्सप्लोर्ड, कि इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया। और इसी की वजह से आपने रीजन बता दिया कि देयरफॉर, यही वजह है कि दिस स्टडी सीक्स टू एड्रेस दिस गैप। विच गैप? ये जो सेंटर में दिया हुआ है, द इंटरसेक्शन ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक फैक्टर्स एंड इनफॉर्मल सेटिंग्स रिमेन अंडर एक्सप्लोर्ड। तो दिस गैप बाय एग्जामिनिंग बाइलिंगुअल इंटरेक्शन इन अर्बन कम्युनिटी। ठीक हो गया? तो इस तरीके से बेटे आपने अपना लिटरेचर रिव्यू जो है वो खत्म करना है। आई होप दिस विल बी beneficial for you, or this will help you in your research process. Best of luck from my side. In the next video I will be explaining how to give proper in-text citations in APA and MLA in research, and I will also be making videos on the next chapter, which is research methodology. Thank you so much. Stay tuned for more updates. Thank you. Allah Hafiz.